राम मंदिर मुद्दा मामला बड़ा है और देश की सबसे बड़ी अदालत में है। बावजूद इसके समय समय पर इस मुद्दे पर देश की सियासी पार्टियां अपने अपने तरीके से बयान देती रही हैं और इसी मुद्दे पर समाजवादी पार्टी ने एक बड़ी कार्रवाई की है। राम का राग अलापने पर पहले अपने एक दर्जा प्राप्त मंत्री को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया और वहीं शाम होते होते दो और दिग्गजों को पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए निकाल दिया गया और कईयों को नेताजी का अल्टीमेटम भी दे दिया गया। इसे समाजवादी पार्टी का बड़े दिन पर बड़ा दिल रखते हुए बड़ा फैसला माना जा रहा है। लेकिन जिस तरह से राजनीतिक पार्टियों में निलंबन की कार्रवाई की जा रही है वो ये सोचने पर हमें मजबूर करी है कि क्या पार्टियों में आंतरिक लोकतंत्र खत्म होता जा रहा है। आज हम अगले एक घंटे तक अपने मेहमानों के साथ चर्चा इस मसले पर करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, साथ ही समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिर समाजवादी पार्टी की सख्ती के मायने क्या है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या में मंदिर निर्माण से जुड़े एक विवाद में अपने सलाहकार और दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री ओमपाल नेहरा को बर्खास्त कर दिया। ओमपाल नेहरा ने मुस्लिमों से अपील की थी कि जब राम मंदिर का निर्माण शुरू हो तब वो भी कार सेवा में शामिल हों। वहीं कई अन्य मंत्रियों पर भी नेताजी का डंडा चला है। राम के नाम पर नपे नेहरा। अयोध्या में राम मंदिर को लेकर दिया था बयान। कार सेवा के लिए मुस्लिमों से की थी अपील। यूपी सरकार में दर्जा प्राप्त मंत्री थे ओमपाल नेहरा। अयोध्या में जब से विश्व हिंदू परिषद ने शिला पूजन किया, राम के नाम पर एक बार फिर से रार छिड़ गई है। खैर बीजेपी, आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद तो समय समय पर राम मंदिर को लेकर बयान जारी करती रही है, लेकिन समस्या तो तब हो गई जब सपा सरकार के एक मंत्री ने राम के नाम पर अपना मुंह खोला। बेचारे बात तो हिंदू मुस्लिम भाईचारे को लेकर कर रहे थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि यही राम नाम की अपील उन्हें 1.5 महीने पहले मिली मंत्री की कुर्सी के साथ साथ पार्टी से भी बाहर का रास्ता दिखा देगी। अब आपको यह समझ लेना जरूरी है कि आखिर राम के नाम पर रामपाल नेहरा कैसे नप गए। दरअसल मंत्री जी एक कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे हुए थे। वहां बोलते हुए उन्होंने कहा, अगर अयोध्या में नहीं तो राम मंदिर कहां बनेगा। मुस्लिमों को अयोध्या में राम मंदिर जबकि मथुरा में कृष्ण मंदिर बनवाने में मदद करनी चाहिए। उन्हें वहां मस्जिद का दावा छोड़ देना चाहिए। मैं तो यही कहूंगा कि राम मंदिर के लिए मुसलमानों को कार सेवा करनी चाहिए। हालांकि ओमपाल नेहरा जब तक अपनी सफाई पेश करते वो समाजवादी पार्टी से बाहर हो चुके थे। अयोध्या और मथुरा ये दोनों मुस्लिम भाई हिंदुओं को सरेंडर करें, वहां मंदिर बनवाने में हिंदुओं की सहायता करें, सहयोग करें। साथ ही साथ अयोध्या में और मथुरा में जो मुस्लिम हैं उनकी इबादत के लिए भी मस्जिद बनाना काम हिंदू करें। कुछ भी नहीं, ये उनका प्रेरोगेटिव है चीफ मिनिस्टर का। मेरे ख्याल से उनको एक तरफा सूचना मिली है। बेहतर होता यदि वो मुझसे पूछ लेते, बुला लेते, क्योंकि मेरा माननीय मुलायम सिंह यादव के प्रति बेहद सम्मान है और वो आदमी निर्भीक भी हैं, फराक दिल भी हैं और अनुभवी भी हैं। तो यदि वो मुझसे बुला के पूछ लेते तो मैं इसकी सफाई देता कि मेरा इसके पीछे क्या भाव था, क्या मकसद था। ओमपाल नेहरा तो राम नाम जपने पर नाप दिए गए, लेकिन ऐसा नहीं है कि सपा मुखिया का डंडा ओमपाल पर ही चला हो। समाजवादी पार्टी के कई अन्य दिग्गजों पर भी आला कमान का कहर बरपा है। सुनील यादव साजन और आनंद भदौरिया को भी पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। ये दोनों नेता कभी सीएम की आंखों के तारे और नेताजी के दुलारे रहे हैं। वही कैबिनेट मंत्री महबूब अली और पंडित सिंह समेत
कई मंत्रियों को नेताजी का अल्टीमेटम मिला है। पार्टी का अचानक इस तरह का फैसला अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। साथ ही उन नेताओं के लिए संकेत भी दे दिया गया है कि जो पार्टी के सिद्धांतों से अलग हटकर बयानबाजी करते रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज। तो राम मंदिर का नाम लिया और जब्त दिए गए ओमपाल नेहरा। हालांकि जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने कार्रवाई की है उसके बाद कई सवाल खड़े हुए, लेकिन शाम होते होते कुछ और नेताओं पर गाज गिर गई, जिसके बाद इसको एक तरह से डैमेज कंट्रोल के तौर पर भी देखा जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं आलोचना हुई राम मंदिर का नाम लेने पर ओमपाल नेहरा को जिस तरह से नापा गया था। फिलहाल इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक पैनल भी जुड़ चुका है। हमारे साथ कल्याण सिंह के कैबिनेट में मंत्री रहे, बीजेपी से सुरजीत सिंह डंग जी हैं, वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के। कांग्रेस से हमारे साथ सुरेंद्र राजपूत हैं, वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के सुरेंद्र राजपूत, और समाजवादी पार्टी से संजीव मिश्रा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। काफी अनुभवी नेता हैं संजीव मिश्रा जी, और संवाददाता शबी हैदर भी इस मुद्दे पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं लखनऊ से। सबसे पहले शबी, आप ही के पास आ जाते हैं और इस मुद्दे पर हम चर्चा शुरू करें उससे पहले इस पूरे बैकग्राउंड को आपसे समझने की कोशिश करेंगे। जी बिल्कुल। आज तकरीब जो है ये फैसला 2:30 बजे हो गया था, लेकिन हमारे पास सूचना आते आते 3:30 बज गए, और हमारे पास जो सूचना आई उसमें मायावती की लाठी से जो लहूलुहान हुए थे 2 चेहरे, उन चेहरों के ऊपर गाज गिरी है। सुनील साजन है, आनंद भदौरिया है, इसके अलावा एक और नाम है सुबोध यादव का। ये वो नाम है जो जिला पंचायत का जब चुनाव हो रहा था प्रधानी वाला, उसमें एक ऑडियो जो है वो वायरल हुआ था जिसमें सीओ के साथ जो है वो बदतमीजी की गई थी। उनको भी पार्टी से बाहर का जो है वो रास्ता दिखाया गया है। इसके अलावा एक महीने पहले संतोष यादव सनी, एक बड़ा नाम हुआ करता था, युवा नेता था, उनको भी पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते जो है बाहर का रास्ता समाजवादी पार्टी से दिखा दिया गया है। बड़ा सवाल यही है, हम भी ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इन नेताओं को समझाया बुझाया जा सकता था, इन नेताओं को डाटा और डपटा भी जा सकता था, लेकिन सीधे बर्खास्त की इस बात की दलील है कि इनको डाटा डपटा भी जा चुका था, इनको समझाने की कोशिशें भी की जा चुकी थी, और आखिरकार में मुलायम सिंह यादव को यह कड़ा फैसला लेना पड़ा है। दोनों को बाहर कर दिया गया है। लेकिन शबी, अगर हम इसको दूसरे परिदृश्य से देखें, शबी हम इसको दूसरे परिदृश्य से देखें तो जिस तरह से ओमपाल नेहरा पर गाज गिराई गई, राम मंदिर का मुद्दा जिस तरह से उन्होंने उठाया, उसके बाद कहीं ना कहीं जो पार्टी लाइन थी उसे हटकर उनका ये बयान था, और इस पर मुलायम सिंह के करीबी होने के बावजूद उन पर गाज गिरा दी गई, उनको बर्खास्त कर दिया गया। एक आलोचना भी हुई क्योंकि राम मंदिर का मुद्दा बहुत लोगों के दिल के करीब है, और इस मुद्दे पर जिस तरह से पार्टी ने कार्रवाई की, एक आलोचना पार्टी के अंदर भी उठी, पार्टी के बाहर भी उठी, और इसी को कंट्रोल करने के लिए, डैमेज कंट्रोल करने के लिए, उस चीज को बराबर करने के लिए ये जो शाम तक कार्रवाई हुई है इसको माना जा रहा है। बिल्कुल। देखिए, मुलायम सिंह यादव का ये बहुत समाजवादी पार्टी का बहुत सेंसिटिव मुद्दा है, राम मंदिर बाबरी मस्जिद का मुद्दा। मुलायम सिंह यादव का जो बेस वोट बैंक है, मुसलमान माने जाते हैं, और किसी भी नेता को इस मुद्दे पर बोलने की इजाजत नहीं है। और लगातार जिस तरीके से जो एक माहौल बनाया है अखिलेश यादव ने, योजनाओं के जरिए एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, कमबैक के उत्तर प्रदेश की सियासत में, उत्तर प्रदेश की सत्ता में कमबैक का, तो कहीं ना कहीं से पूरी तरीके से इनपुट है कि समाजवादी पार्टी के पक्ष में जब माहौल बनता दिखाई देता है, कुछ नेताओं के बयान आते हैं और उसके बाद माहौल खराब हो जाता है। तो कहीं ना कहीं से देखिए, एक लंबी चौड़ी प्रवक्ताओं की फौज तैयार की गई है। कुछ लोग हैं, कुछ नाम है, गिने चुने नाम है, जिनको मीडिया से जो बात कर सकते हैं। शिवपाल यादव हैं, रामगोपाल यादव हैं, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हैं, राजेंद्र चौधरी हैं। ये वो 4 नाम हैं जो सीधे तौर के ऊपर पार्टी का जो वक्तव्य होगा, पार्टी की जो बात होगी वो रखेंगे। इसके अलावा प्रवक्ताओं की एक फेरिस्त है, और किसी को बोलने की इजाजत नहीं है। समाजवादी पार्टी के पास जिस तरीके की सूचनाएं हैं वो यही है कि साहब इधर उधर के नेता जो बयान देते हैं और उसके बाद अखिलेश यादव का जो बना बनाया माहौल है वो खराब हो जाता है। तो कहीं ना कहीं से जो दूसरे लोग हैं, जो दूसरे नेता हैं, वो बयान ना दें, पार्टी के डेकोरम में रहें, एक पैनल में रहें, और एक जो सुव्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ते हैं उस अंदाज में आगे बढ़ें।
जी संजीव मिश्रा जी, आपके पास आ जाते हैं। जाहिर तौर पर मुद्दा आपकी पार्टी से जुड़ा हुआ है, ऐसे में सवाल सबसे पहले आप ही से पूछना चाहिए हमें कि ये जो कार्रवाई हुई है ओमपाल नेहरा के ऊपर, राम नाम का उन्होंने राम नाम जपा तो उनको जप दिया गया, ये कौन सा राज है? राम राज तो इसको कहा नहीं जाएगा। देखिए, अयोध्या में जो विवादित स्थल है जी, वो मुद्दा चूंकि कोर्ट में है और कोर्ट के निर्णय के बगैर उस पर कुछ भी अगर कहना मैं समझता हूं कि ये जायज नहीं होगा जी। और समाजवादी पार्टी में एक पार्टी की लाइन है, अगर कोई भी व्यक्ति पार्टी की लाइन से हट करके इस तरीके से बयानबाजी करेगा तो निश्चित रूप से पार्टी उस पर कार्रवाई करेगी। वो पार्टी के अनुशासन समिति उसने तय किया और उसके बाद इस तरीके की कार्रवाई। नहीं संजीव मिश्रा जी, जाहिर तौर पर पार्टी की लाइन से हटके करेंगे तो कार्रवाई होती है, लेकिन क्या इतना बड़ा गुनाह हो गया राम का नाम लेना कि पार्टी से ही निकाल दिया गया? इतना बड़ा गुनाह है? देखिए, ये तो काम भारतीय जनता पार्टी का है। भारतीय जनता पार्टी एक वर्ग विशेष को चिढ़ाने के लिए इस तरीके का आपकी पार्टी की बात कर रहे हैं संजीव मिश्रा जी, आप अपनी पार्टी के हम आपकी पार्टी के संदर्भ में ये प्रश्न कर रहे हैं। लेकिन हमारी पार्टी में प्रश्न बीजेपी से हमारी पार्टी में भी अगर इस तरीके के बयान आएंगे तो निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई होगी। पार्टी में इतना बड़ा गुनाह माना जाता है राम का नाम लेना कि आपको पार्टी से बाहर निकाल दिया जाएगा, ये गुनाह है पार्टी की नजर में? नहीं, देखिए, राम का नाम लेना गुनाह पार्टी की नजर में नहीं। हम लोग तो सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम भगवान श्री राम का नाम लेते हैं और ये बिल्कुल सही बात है कि हम लोग भी चाहते हैं कि अयोध्या में मंदिर बने, लेकिन सवाल इस बात का है कि अयोध्या में विवादित स्थल पर कोई टिप्पणी करने मैं नहीं उचित समझता हूं। अयोध्या में मंदिर बने, कहीं और बन जाए तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। समाजवादी पार्टी को भी नहीं दिक्कत है और हमारे यहाँ बैठे हुए पैनल में जितने लोग हैं मैं समझता हूं उनको भी दिक्कत नहीं होगी। अयोध्या में मस्जिद भी बने, अयोध्या में मंदिर भी बने। इस स्थल को छोड़ करके विवादित स्थल पर जब तक कोर्ट का न्यायालय का निर्णय नहीं आ जाता है मैं समझता हूं तब तक उस पर कोई कार्रवाई या कोई टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। यही बात तो ओमपाल नेहरा ने कही थी। तुलिका, इनसे पूछिए कि यही बात ओमपाल नेहरा ने कही थी कि अयोध्या में मंदिर बनना चाहिए और मस्जिद मुसलमानों को कार सेवा करके मंदिर बनाना चाहिए। उन्होंने विवादित स्थल का नाम तो नहीं लिया था, तो क्या उनसे बिना पूछे उनको बाहर का रास्ता दिखाई देगा? एक मिनट, हम आते हैं संजीव मिश्रा जी के पास। थोड़ा और भी उन्होंने बढ़ करके कहा था, उन्होंने माइनॉरिटीज से कहा था कि वो भी कार सेवा शुरू करें। संजीव मिश्रा जी, उन्होंने जो संवाददाताओं से बात की है उसमें उन्होंने साफ कहा है कि मंदिर का निर्माण करने के लिए मुस्लिमों को कार सेवा करनी चाहिए और मस्जिद का निर्माण करने के लिए हिंदुओं को आगे बढ़ना चाहिए, उनको भी कार सेवा करनी चाहिए। यहाँ पर ऐसा क्या उन्होंने बोल दिया कि आप की पार्टी को लगा कि उन्होंने पार्टी लाइन से हटके बोल दिया है? एक सौहार्द की बात की थी, एक उन्होंने इस मुद्दे पर अपनी बात बोली थी, ऐसा कुछ उन्होंने ना ही कोर्ट की अवमानना की थी, ना ही उसके फैसले पर कुछ टिप्पणी की थी। ऐसा क्या हो गया कि पार्टी को मुलायम सिंह के इतने करीबी होने के बावजूद पार्टी को उनको हटाना पड़ गया? नहीं, देखिए, पार्टी की लाइन ये नहीं है कि माइनॉरिटीज मंदिर के लिए वो करे, कार सेवा करे और हिंदू लोग जो है वो मस्जिद बनाने के लिए कार सेवा करें। ये कोई टिप्पणी नहीं है, कोई तथ्य नहीं है, कोई गंगा जमनी तहजीब का यही ये अलग, ये एक अलग तरीका होता है। हम एक काम करते हैं, पार्टी लाइन संजीव मिश्रा जी एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर समाजवादी पार्टी की पार्टी लाइन है क्या, किस पार्टी लाइन पर समाजवादी पार्टी चल रही है। बड़े दिन पर बड़ा दिल रखते हुए बड़ा फैसला समाजवादी पार्टी ने लिया है। राम का नाम लेने पर अपने एक दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री को बर्खास्त कर दिया है, उसके बाद भी बड़ी कार्रवाई की गई है, कुछ नेताओं को भी बर्खास्त कर दिया गया है, उन पर आरोप लगा है पार्टी विरोधी गतिविधियों पर शामिल होने का। लेकिन सवाल यहां पर हम सबसे पहले यही उठा रहे हैं कि क्या राम का नाम लेना एक गुनाह है कि राम का नाम लेने पर पार्टी से ही आपको निकाल दिया जाएगा? हम सुरजीत सिंह डंग जी के पास आते हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। सुरजीत जी, जैसे कि अभी ये बात हो रही थी, संजीव मिश्रा जी कह रहे थे कि पार्टी लाइन से हटके ओमपाल नेहरा का ये बयान था, इसीलिए उन पर ये कार्रवाई की गई है। राम मंदिर का ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर लगातार घेरा गया है बीजेपी को। क्या आपको लग रहा है कि समाजवादी पार्टी की नजर में राम मंदिर का मुद्दा एक गुनाह हो चुका है? देखिए, इतिहास तो कोई परिवर्तित कर नहीं सकता, चाहे वो कितना भी बल लगा ले। जी, ये सच है
कि मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि थी, मंदिर बना हुआ था। अयोध्या में भगवान राम का जन्म स्थान हमारी आस्था है, वहां मंदिर बना हुआ था। काशी विश्वनाथ में जो मस्जिद बनी है वो भी मंदिर तोड़ के बनाई गई है। इतिहास को कोई बदल नहीं सकता, लाख प्रयत्न कर दे। और ओमपाल जी ने मेरे हिसाब से कोई गलत बात नहीं की थी। उन्होंने किसी विवादित ढांचे का भी नाम नहीं लिया जी। उन्होंने तो ये मात्र कहा कि जहां मंदिर बने वहां मुसलमान कार सेवा करें, जहां मस्जिद बने वहां हिंदू भाई सहयोगी हों। और ये हमारे देश की परंपरा रही है। मैं आपको स्मरण करा दूं कि जो हमारे यहाँ सिखों में सबसे पवित्र मंदिर माना जाता है, हरमंदिर साहब हमारा गुरुद्वारा, उसकी नींव बाबा मियां मीर साहब ने रखी थी जी। तो ये भारत की परंपरा रही है। पता नहीं कितनी मस्जिदें, मैं मिर्जापुर का रहने वाला हूँ, वहां के एक वैश्य ने वहां एक मस्जिद बनवाई थी पूरी अपने धन से जी, और उसमें सबका सहयोग प्राप्त किया था। मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी तरह से यह बात समाजवादी पार्टी बाहर नहीं जाना देना चाहती कि वो मात्र एक ऐसी पार्टी है जो मुसलमानों के खिलाफ कुछ सुन ही नहीं सकती। ये कठिनाई है। और हिंदू समाज चूंकि बटा हुआ है जातियों में, उनमें एकता नहीं, वो एक साथ वोट नहीं देते हैं जी। ये केवल मुलायम सिंह जी और उनकी पार्टी की अपने वोट बैंक को प्रसन्न रखने के लिए, प्रसन्न करने के लिए कदम उन्होंने उठाया है। और ये बड़ा खतरनाक कदम है। इससे आपस का सौहार्द नष्ट होगा। इससे आपस में जो गुंजाइश है कि हिंदू मुसलमान नजदीक आए, नजदीक आना चाहिए। इसी भारत माता के दोनों पुत्र हैं। अरे एक मस्जिद में जाता है इबादत करने के लिए, एक मंदिर में जाता है, सिख है तो गुरुद्वारे में जाता है। और आज बड़ा दिन है, आज तो इतना बड़ा त्योहार था। आपने बार बार एक शब्द का, एक वाक्य का इस्तेमाल किया जी। बड़े दिन में बड़ा दिल जी। मैं कहता हूं बड़े दिन में बहुत छोटे दिल से उन्होंने ये कार्रवाई की है जी। बाकी उनके पार्टी के अंदर का मामला है, किसी ने अनुशासनहीनता की होगी, जिला पंचायत ने कुछ गलत सलत बोले होंगे या किसी पुलिस के अधिकारी पर हमला, वो उनका अंदरूनी मामला है। मगर ओमपाल सिंह जी को बाहर का रास्ता दिखाना ये एक संदेश दे रहा है कि मुसलमानों, अकेले मैं, मुलायम सिंह और समाजवादी पार्टी, हम ही केवल आपके समर्थक है, बाकी सब आपके विरोधी हैं। और ओमपाल जी को मैं बधाई देना चाहता हूं कि एक अच्छे राजनेता के रूप में, एक समाजवादी के रूप में और एक हिंदू के रूप में उन्होंने सबको एक रास्ता दिखाया है। चलिए सुरेंद्र राजपूत जी आपके पास और इतना निश्चित जान लीजिए जी कि राम का नाम इस देश से हटाया नहीं जा सकता। मैं सिख पंथ का न्यायी हूँ जी। गुरु ग्रंथ साहब में लगभग 2500 बार राम का नाम आया है जी। तो क्या राम को इस देश से हम बाहर कर देंगे जी? राम का कृतित्व, उनका व्यक्तित्व वो स्मरणीय है, रहेगा। और मैं याद कराना चाहता हूँ कि बहुत जो पवित्र कुरान है उसमें भी लिखा है कि ईश्वर की तरफ से कि मैंने 1,24,000 नबी और रसूल हर देश काल में और हर विश्व के हर कोने में भेजे हैं। और मैंने गिना है लगभग 17-18 नाम आते हैं जो कि स्पष्ट है कुरान में। बाकी लोग कौन थे? तो जिसने भी मानवता को रास्ता दिखाया है उसको उतना ही सम्मान हर एक का मिलना चाहिए। राम अकेले हिंदुओं के नहीं है, मोहम्मद साहब अकेले मुसलमानों की इजारेदारी या जागीरदारी नहीं है, नानक सिखों के लिए ही नहीं है, ये सारी मानवता के लिए लोग थे। और इनके नाम पर राजनीति करना गले के नीचे नहीं उतरता। और इनके नाम पर किसी को पार्टी से निकाल देना ये बड़े दिल का काम नहीं, बहुत छोटे दिल का काम है। और केवल वो आपके पास आएंगे, आप मन बंद मुस्कुरा रहे हैं। सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने एक कार्रवाई की है ओमपाल नेहरा के ऊपर, उन्होंने एक सौहार्द की बात की थी कि जहां पर मंदिर निर्माण हो मुस्लिम कार सेवा करे, जहां पर मस्जिद का निर्माण हो हिंदू कार सेवा करे। जहां पर सौहार्द की बात होगी वहां पर समाजवादी पार्टी क्या इस तरह की कार्रवाई करेगी? क्या ये उचित है? तुलिका, मैं मुस्कुरा इसलिए नहीं रहा हूं, मैं मुस्कुरा सिर्फ इसलिए रहा हूं कि हमारे बड़े वरिष्ठ साथी हैं, हम लोगों के नेता हैं श्री सरजीत सिंह डंग साहब जी। इन्होंने कितनी खूबसूरती से अपनी सारी बातों को रख दिया, भारतीय जनता पार्टी के नहीं आरएसएस के दर्शन को रख दिया। और उसी आरएसएस के दर्शन को रख दिया जिसने पूरे देश में असहिष्णुता का एक जाप कर रखा है। और कहां से कहां तक कर रखा है कि कीर्ति आजाद की तो बात सुनने के लिए ये लोग तैयार नहीं है।
और बाकी जितने लोग हैं उनके लिए क्या क्या है कि आपके सामने है सारी चीजें। जिस आदमी ने इनकी पार्टी लाइन के खिलाफ भी काम नहीं किया उसको तो सस्पेंड कर दे रहे हैं ये लोग, और बाकी लोगों को किस तरीके से मूल मंत्र दे रहे हैं। चर्चा करेंगे, मैं उसी बात पर आ रहा हूं। मैं हाँ जी हाँ मैं उसी की बात कर रहा हूं कि इस समय सरजीत सिंह डंग साहब ने इतना बढ़िया इन्होंने राम राज्य का वर्णन किया है। और मैं आपको ओमपाल नेहरा जी की ये समाजवादी पार्टी में हो चाहे किसी पार्टी में हो, किसी भी सनातन धर्मी को राम का नाम देने पर कहीं किसी पार्टी से नहीं निकाला जा सकता। ये इसके बियॉन्ड बात है। कहीं ना कहीं ये तो पहली चीज तो इनका आंतरिक मामला है। मैं बहुत स्पष्ट बात बताऊं, हमें नहीं मालूम क्या है क्या नहीं है, लेकिन समाजवादी पार्टी की इन हाउस फाइटिंग का एक नतीजा है। कहीं ना कहीं वो जो पावर बैलेंसिंग है परिवार में, वो चाहे शिवपाल जी हो, राम गोपाल जी हो, मुलायम सिंह जी हो, अखिलेश जी हो या आजम खान साहब हो, कहीं ना कहीं किसी खाने में ओमपाल नेहरा जी मिसफिट बैठ रहे हैं। और जहां पर कि राम के नाम का एक बहाना भर हुआ है, वहां की जो बिजनौर की लोकल पॉलिटिक्स है उसको देखना पड़ेगा। लोकल पॉलिटिक्स में जहां जिस तरीके की बातें हुई हैं, क्योंकि ओमपाल नेहरा जी के बयान में कहीं पर भी कोई भी आपत्तिजनक बात नहीं है। और यहां पर यह ध्यान रखना पड़ेगा कि मात्र 1-1.5 महीने पहले इनको राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया था। ना तो इससे पहले ये कोई बहुत बड़े नाम थे, ना कोई ज्यादा लोग इनको जानते थे, और ना ही दर्जा प्राप्त करने के बाद कोई इनका ऐसा काम रहा है। लेकिन ये कहीं ना कहीं इन हाउस फाइटिंग है इन 5 लोगों के बीच की, ये उस तरीके से देखना रहेगा जिस तरीके से सुनील यादव साजन को या आनंद भदौरिया को या इनके सुबोध यादव को जिस तरीके से बाहर का रास्ता दिखाया गया है। कहीं ना कहीं ये जो टीपू के कई सिपह सलार जिनको कहा जाए, जो सारे के सारे बैरम खान बने हुए हैं, ये बैरम खानों की आपस की लड़ाई का कोई एक नतीजा दिखाई दे रहा है ओमपाल नेहरा जी का बर्खास्तगी। इससे मुझे नहीं लगता कि राम के नाम पर जो उन्होंने कहा हिंदू कार सेवा मस्जिद के लिए करे और मुसलमान कार सेवा जो है मंदिर के लिए करे, वहां पर इसका कोई दिक्कत नहीं आ रही। ये दिक्कत इनकी आपस की पावर बैलेंसिंग की है। उस तरफ अगर आप देखेंगे तो शायद ज्यादा उचित होगा। चलिए, आपस की पावर बैलेंसिंग थी। शबीर, जिस तरह से शाम होते होते 3 और नाम आ गए जिन पर बर्खास्तगी हो गई। समाजवादी पार्टी के अंदर का रहस्य बता रहे हैं। जी जी जी, जिस तरह से साहब हम तो रहस्य ही बता सकते हैं आज की डेट में। देश की सत्ता आपके पास, नहीं वही रहस्य हम जानने की कोशिश भी कर रहे हैं डंग साहब, और यही इसीलिए संजीव मिश्रा जी यहाँ बैठे हुए हैं, उसी रहस्य का उद्घाटन करने के लिए यहाँ पर बैठे हैं संजीव मिश्रा जी। शबीर, आपसे ये जानेंगे कि जिस तरह से शाम होते होते 3 और नाम आ गए जिनकी बर्खास्तगी कर दी गई, क्या पार्टी की लाइन है? एक तरफ पार्टी विरोधी गतिविधियों की बात की जाती है, दूसरी तरफ ओमपाल नेहरा की बात कही जाती है। पार्टी में अगर हम देखें तो इस वक्त चल क्या रहा है समाजवादी पार्टी में? देखिए, समाजवादी पार्टी में इस वक्त जो पंचायत का जो अध्यक्ष चुना जाना है उसको लेके बहुत सीरियस हैं। और कहीं ना कहीं से अगर इस जो लिस्ट के खिलाफ कोई जाएगा, इस लिस्ट के बियॉन्ड कोई जाएगा, इस लिस्ट में कोई राजनीति करने की कोशिश करेगा तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये एक पार्टी की लाइन है। लेकिन यहाँ पर यह बताना भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि उत्तर प्रदेश के जो जिला पंचायत की जो लिस्ट समाजवादी पार्टी ने जारी की है उसमें शायद ही कोई एक ऐसा जिला हो जहां पर अंतर विरोध ना हो, जहां पर विद्रोह ना हो, जहां पर पार्टी जो है वो या तो दबाव ना बनाया गया हो प्रत्याशी को बदलने का। ये समाजवादी पार्टी का एक समझ में ना आने वाली बात है कि चाहे विधानसभा चुनाव के कैंडिडेट की बात की जाए, चाहे लोकसभा चुनाव के कैंडिडेट की बात की जाए, 15 दिन में एक का टिकट कटता है, फिर 15 दिन में वो जाके रिस्टोर करा लेता है। फिर आखिर अगर किसी का टिकट कट रहा है या कोई टिकट की जो लिस्ट है वो जारी की गई है तो सभी बिंदुओं पे पूरी तरीके से पूर्ण विचार करने के बाद, आपस में बातचीत करने के बाद ही एक फाइनल लिस्ट क्यों नहीं आती? आखिर ऐसा क्यों होता है कि एक प्रत्याशी 15 दिन तक काम करता है, 15 दिन बाद दूसरा प्रत्याशी थोप दिया जाता है? तो कहीं ना कहीं से जो पार्टी का जो एक कैडर है, जो पार्टी का जो कार्यकर्ता है, उसकी समझ में भी नहीं आता है कि साहब इसको जिताना है कि इसके साथ जिताना है, इसका जिंदाबाद। मिलाकर अगर सभी देखें तो पार्टी खुद बहुत कंफ्यूज है इन चुनावों को लेकर के साथ। एक बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से दबाव पड़ रहा है मुलायम सिंह यादव पे,
खुद समाजवादी पार्टी के जो कद्दावर नेता है, जो पुराने नेता हैं, जो पुराने लोग हैं, जिनके परिवार के लोग जिला पंचायत अध्यक्ष जो है वो चुनते चले आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं से देखिए जो लोकसभा का चुनाव का जो रिजल्ट आया है, उसके जो नतीजे हैं, उसमें गहन अध्ययन किया गया है और ये पता लगाने की कोशिश की गई है, बड़े बड़े एक्सपर्ट्स बुलाए गए हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ कि सिर्फ मुलायम सिंह यादव या फिर धर्मेंद्र यादव ही चुनाव क्यों जीते, आखिर रामपुर से समाजवादी पार्टी कैसे हार गई, या फिर अमरोहा, मुजफ्फरनगर और सीतापुर और लखीमपुर खीरी से पार्टी कैसे हारी। इस वक्त समाजवादी पार्टी का जो पूरा जोर है वो पावर को डिसेंट्रलाइज करने का है, यानी कि जो सत्ता है वो किसी एक दल, किसी एक परिवार या किसी एक खास व्यक्ति के हाथ में ना रह के जिला पंचायत अध्यक्ष किसी और परिवार का हो, प्रधान किसी और परिवार का हो, नगर निगम का सभासद है वो किसी और परिवार का हो, ताकि जब चुनाव की बारी आए और सारा वोट इकट्ठा हो तो चारों तरफ से थोड़ा थोड़ा वोट मिलकर जो पार्टी की स्थिति है वो मजबूत हो और पार्टी जो है ऐसी कुछ मंशा, ऐसा कुछ जो रणनीति है वो समाजवादी पार्टी आला कमान की तरफ से बनाई गई है। लेकिन कहीं ना कहीं से ऐन मौके पर इस तरीके का जो दबाव होता है और उस दबाव के आगे समाजवादी पार्टी या कोई भी पार्टी जब घुटने टेकती है, जब पार्टी में जो लिस्ट जारी की जाती है उसको लिस्ट को दोबारा से रिकॉल किया जाता है, तो कहीं ना कहीं से जो संदेश है वो संदेश खराब जाता है। चलिए संजीव मिश्रा जी, बहुत सारे सवाल अब उठ चुके हैं जिनका जवाब आपको देना है, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद उन सवालों का जवाब आपसे लेंगे। बड़े दिन पर बड़ा फैसला तो ले लिया गया समाजवादी पार्टी की ओर से, लेकिन कहीं ना कहीं सवाल बहुत सारे खड़े हो गए। उन्हीं सवालों का जवाब हम आज ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। संजीव मिश्रा जी, ब्रेक में जाने से पहले सुरेंद्र राजपूत जी जैसे कह रहे थे कि कहीं ना कहीं जो पार्टी का अंदरूनी मामला है उसी का नतीजा है कि ओमपाल नेहरा को बर्खास्त किया गया। दो सवाल यहां पर उठ रहे हैं। एक जो आपसे पहले हमने पूछा था कि आखिर समाजवादी पार्टी की पार्टी लाइन है क्या। दूसरा सवाल यह है कि ओमपाल नेहरा की बर्खास्तगी कहीं जो दो धड़े हैं उनको बराबर करने की कोशिश तो नहीं है। नहीं तुलिका जी, देखिए आपकी सारी बातों का मैं जवाब दूंगा जी, लेकिन एक चीज बहुत साफ कह दूं आपके चैनल पे जी कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी है जी, और जब बड़ी पार्टी होती है तो निश्चित रूप से छोटी मोटी घटनाएं भी होती हैं। बड़े समूह को लेके चल रहे हैं समाजवादी पार्टी के मुखिया। ऐसे समय में जब उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव हो और समाजवादी पार्टी बड़े पैमाने पर जीत के आ रही है, ये इस बात के भी संकेत हैं। यहाँ जहां तक कई केंद्र बिंदु होने की बात कही जा रही है, तो बहुत साफ कह दूं, विपक्षी दलों के बीच भ्रामक स्थितियां रहनी चाहिए, ये समाजवादी पार्टी के लिए अच्छे संकेत है। लेकिन जहां पर समाजवादी पार्टी के अंदरूनी मामलात हैं, वहां पर अगर कोई भी डेवलपमेंट हो रहा है तो मैं समझता हूं समाजवादी पार्टी को और मजबूत करने के लिए उत्तर प्रदेश में 2017 के विधानसभा चुनाव में और बड़ी ताकत में नहीं, देखिए संजीव मिश्रा जी, जाहिर तौर पर अंदरूनी मामला है, लेकिन जिस तरह से जो संदेश गया है राम मंदिर मुद्दे पर ओमपाल नेहरा का बर्खास्तगी का, और जिस तरह से आप लगातार ये कह रहे हैं कि पार्टी लाइन से हटके बोला ओमपाल नेहरा ने, इसलिए उनकी बर्खास्तगी हुई, तो जाहिर तौर पर सबकी ये जिज्ञासा है कि आखिर समाजवादी पार्टी लाइन है क्या। देखिए तुलिका जी, मैंने पहले भी कहा आपसे और मैं फिर स्पष्ट कर दूं आपको कि विवादित स्थल के बारे में जब तक कि न्यायालय से कोई निर्णय ना हो जाए तब तक वहां पर जिस तरीके के डेवलपमेंट हो रहे हैं वो दुर्भाग्यपूर्ण है। ये न्यायालय की अवमानना की तरीके से इसको लिया जाना चाहिए। एक संज्ञान में जाहिर तौर पर आपको पता होगा, लेकिन मैं संज्ञान में आपके डाल दूं कि आजम खान जो कि आपके वरिष्ठ नेता भी हैं, वो भी इस मुद्दे पर लगातार अपने बयान दे चुके हैं। उन्होंने कहा था बाबरी मस्जिद गिरी तो फौज ने भी कोई कार्रवाई नहीं की, सभी मिले हुए थे। ये उन्होंने विवादित ढांचे का नाम लेते हुए बोला था। तब तो आपने कोई कार्रवाई नहीं की। अब ओमपाल नेहरा पे आपने क्यों कार्रवाई कर दी? वो पार्टी लाइन पे थे और ये पार्टी लाइन से हट गए। नहीं, देखिए आप तुलिका जी उस चीज को अलग अलग उसमें ले रही हैं। हाँ। जहां तक नेहरा जी का सवाल है जी, तो किसी भी वर्ग विशेष को आप अगर कोई भी टिप्पणी कर रहे हैं तो मैं समझता हूं कि वो पार्टी लाइन नहीं होती है, उनका व्यक्तिगत बयान हो सकता है, और व्यक्तिगत बयान अगर पार्टी लाइन से हट करके है तो निश्चित रूप से उस पर पार्टी विरोधी संजीव मिश्रा जी, उन्होंने कोई टिप्पणी नहीं की थी। उन्होंने, हम आपको एक बार फिर से सुना देते हैं आपके जानकारी के लिए कि आखिर ओमपाल नेहरा जी ने कहा क्या था। पहले वो सुन लेते, उसके बाद हम चर्चा कर लेते हैं। और मथुरा
ये दोनों मुस्लिम भाई हिंदुओं को सरेंडर करें, वहां मंदिर बनवाने में हिंदुओं की सहायता करें, सहयोग करें। साथ ही साथ अयोध्या में और मथुरा में जो मुस्लिम हैं उनकी इबादत के लिए भी मस्जिद बनाना काम हिंदू करें। कुछ भी नहीं, ये उनका प्रेरोगेटिव है चीफ मिनिस्टर का। मेरे ख्याल से उनको एक तरफा सूचना मिली है। बेहतर होता यदि वो मुझसे पूछ लेते, बुला लेते, क्योंकि मेरा माननीय मुलायम सिंह यादव के प्रति बेहद सम्मान है। चलिए ओमपाल, जो संजीव मिश्रा जी, आपने सुन लिया होगा ओमपाल नेहरा जी ने क्या कहा था। उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था, ना ही उन्होंने विवादित स्थल के बारे में कोई टिप्पणी की है। उन्होंने सिर्फ मंदिर और मस्जिद के बारे में बोला था और अयोध्या और मथुरा के बारे में बोला था। यहाँ पर कहीं पे भी रामलला का या बाबरी मस्जिद का जिक्र नहीं आया, जबकि आजम खां का जो बयान मैं आपको बता रही हूँ उसमें बाबरी मस्जिद का उन्होंने जिक्र तक किया। उसके बाद भी आपने कार्रवाई नहीं की। यहाँ पर दो तरफा बातें नजर आ रही हैं। भ्रामक स्थिति में आपके कार्यकर्ता भी हैं और जनता भी है, इसलिए इस पे स्पष्टीकरण आपसे हम मांग रहे हैं। देखिए तुलिका जी, आप जो बयान दिखा रही हैं वो बाद का बयान दिखा रही हैं। जो जनसभा में उन्होंने कहा वो वाला बयान अगर आप दिखाएं तो मैं समझता हूं बहुत कुछ स्पष्ट हो जाएगा। एक चीज, दूसरी चीज ये है, चलिए अच्छा एक काम करते हैं संजीव मिश्रा जी, आप ही हमें बता दीजिए कि उन्होंने क्या बोला था। अन्य विपक्षी दल उनको पचा नहीं पा रहे। बता दीजिए। नहीं, आप अगर अपने चैनल पर उस बयान को दिखा सकती हैं तो मैं समझता हूँ कि सारी चीजें दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। पार्टी ने कार्रवाई की है तो जाहिर तौर पर हम चाहेंगे कि पार्टी ने उस बयान को किस तरह से देखा। जनसभा में जो बयान उन्होंने, तुलिका जी मैंने कहा आपने जो बयान दिखाया है वो बयान मैं समझता हूँ उन पर कार्रवाई होने के बाद का है। आप जो भी उन्होंने जनसभा में कहा है वो बयान अगर आप दिखा सके तो मैं समझता हूँ आपके लाखों चैनल के चाहने वालों को भी ये पता चलेगा कि क्या उन्होंने कहा। जल्दी आपको दिखा देंगे। सुरेंद्र राजपूत जी यहाँ पर आपके पास आएंगे, क्योंकि चर्चा जो है वो उस पे आ चुकी है कि दो तरफा तस्वीर नजर आ रही है समाजवादी पार्टी के। एक तरफ वो आजम खां उसी तरह का बयान देते हैं तो अब कोई कार्रवाई नहीं करती है, ओमपाल नेहरा जब बयान देते हैं तो कार्रवाई हो जाती है। देखिए तुलिका जी, एक बड़ी पुरानी सी कहावत है ना कि यू शो मी द फेस आई विल शो यू द रूल। जी सच्चाई ये है कि नेहरा जी एक कमजोर कड़ी हैं तो उन पर कार्रवाई हो सकती है। आजम खां साहब अपरिहार्य हैं समाजवादी पार्टी के लिए और ब्रांड एम्बेसडर है भारतीय जनता पार्टी के लिए। तो आजम खां साहब के रहते हुए भारतीय जनता पार्टी को कुछ करने की जरूरत नहीं है। हमारे सरजीत सिंह डंग साहब मंद मंद मुस्कुराते रहते हैं जब जब आजम खां साहब बोलते हैं, और तब तब जो है समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को कहीं ना कहीं एक ताकत मिलती है कि तुम मुझे पंत कहो और मैं तुम्हें निराला। आजम खां साहब इधर से बोलेंगे और उधर से साक्षी महाराज जी और बाकी सारे जो साध्वी निरंजना है और इनके यहाँ प्राची हैं, कौन कौन है, सारे जो दशानन के 10 सर हैं, एक आजम खां के सामने वो 10 सर बोलने लगते हैं। तो सच्चाई ये है कि एक दूसरे के ये पूरक हैं। तो आजम खां साहब अपरिहार्य हैं, इसलिए उनके खिलाफ तो कोई कार्रवाई सोच भी नहीं सकता। मैं आपको अभी याद दिला दूं, कल परसों में ही आजम खां साहब ने जो बात आज ओमपाल नेहरा ने कही है, परसों नरसों ही आजम खां साहब ने कही थी कि भाई विवादित स्थल के अलावा अगर आप मंदिर बनाइए तो हम लोग जो है मुसलमान भी कार सेवा करेंगे। तो मुझे समझ में नहीं आता है। देखिए, मैं इनकी पार्टी का अंदर का मामला है, इनकी पार्टी के अंदर में मैं कोई भी टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन निश्चित तौर पर मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि ये इनर पार्टी की कहीं ना कहीं पावर बैलेंसिंग और पावर टसल का मामला है। इस मामले से भगवान श्री राम का कोई लेना देना नहीं है, इस मामले से अयोध्या के राम मंदिर का कोई लेना देना नहीं है, इस मामले से अयोध्या में विवादित स्थल का कोई लेना देना नहीं है और बाबरी मस्जिद का कोई लेना देना नहीं है। सच्चाई ये है कि विवादित स्थल से दूर अगर कहीं राम मंदिर बनता है तो मैं स्वयं आपको बताऊं कि मैं स्वयं कार सेवा करने के लिए तैयार हूं और विवादित स्थल पर तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही चलेगा। ये तो एक ओपन सी टिप्पणी है, पूरा देश मानता है, 126 करोड़ देशवासी मानते हैं, और जो देशवासी नहीं मानते हैं उनको हमारे भारत का संविधान इतना मजबूत है कि वो मनवाना जानता है।
वो चाहे किसी पार्टी के हो, किसी वर्ग के हो और किसी धर्म के हो। हमारा संविधान इतना कमजोर नहीं है कि उनको वो ताकत के बल पर मनवा ना सके। तो यहां पर ओमपाल नेहरा जी के मुखालिफ जो कार्रवाई हो रही है, इसको मैं फिर से कहूं आपसे कि इनकी इनर पावर टसल का एक नतीजा है। कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी में कुछ चीजें ऐसी चल रही हैं जो कि अभी सतह पर आनी बाकी है। बाकी शबी भाई बड़े अंदर से जानते हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, ये ज्यादा बेहतर तरीके से बताएंगे क्योंकि इनकी सूचनाएं ज्यादा पुख्त होंगी। हम लोग तो कहीं ना कहीं इन्हीं लोगों से थोड़ी बहुत जानकारी लेकर के बोल पाते हैं, लेकिन इससे उस बयान का मुझे नहीं लगता है कि कोई मतलब है। राजपूत जी पिछले 10 मिनट से लगातार इस मुद्दे पे बात कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को बहरम खां तक बता दिया, लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि साहब इंटरनल मामला है, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, सब कुछ बोल रहे हैं। तो कुल मिलाकर देखिए, ये राजनेता हैं, ये एक बड़े राजनीतिक दल से इनका वास्ता है, ये कुछ भी कहें साहब, ना खाता ना बही, सुरेंद्र राजपूत जो कहे वही सही। मैंने क्या कहा शबी भाई, मैंने तो बड़ी स्पष्ट एक ही बात कही और छोटी सी बात कही मैंने, और मैंने तो आप ही की सूचनाओं को थोड़ा अपुष्ट सूचनाओं को आगे किया है, जो कहीं ना कहीं आपसे चर्चा हुई, आपके किसी साथी बराती से चर्चा हुई है। जी सरजीत जी आपके पास आ रहे हैं, जी बताइए। देखिए, मैं पूरे सम्मान के साथ मिश्र जी और राजपूत जी की कुछ बातों को बहुत रचनात्मक मानता हूं, और कुछ बातें उन्होंने ऐसी कही जैसे कहा कि सपा और भाजपा का गठबंधन कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। सच्चाई यह है, ये भी नहीं कि बड़े नेता और छोटे नेता का मामला है। आजम खां साहब एक ऐसे समाज से आते हैं जो मोटे तौर पर सपा का वोट बैंक माना जाता है, इसलिए उनको छेड़ने की हिम्मत किसी में नहीं है। क्या सुरजीत जी इसको पूरी जिम्मेवारी से कहेंगे कि समाज का प्रदेश का मुसलमान सिर्फ समाजवादी पार्टी को वोट देता है? अब मुझे अपनी बात कहने दीजिए। जी बोल दीजिए। समाजवादी पार्टी के नेतृत्व ने एक संदेश दिया है कि समाजवादी पार्टी में रह करके कोई हिंदू नहीं, ये अगर राम का नाम लेगा, प्रदेश के मुसलमान राम के मंदिर की बात करेगा तो उसे किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। मैं धन्यवाद देता हूँ। मुद्दे से हट जाएंगे, जो आप बात कर रहे हैं वो मुद्दे से अलग है, उस पर बात आप कर रहे हैं। एक बार जब विवादित ढांचे के समय भी माननीय मुख्यमंत्री थे श्रीमान मुलायम सिंह जी, इन्होंने चुनौती पूर्वक कहा था कि वहां एक परिंदा पर भी नहीं मार सकता, और इनके मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा जी ने भी कहा था। वो ढांचा भी गिर गया, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि भारत की जनता चाहती है कि वहां मंदिर बने। वो भारत के लोगों की आस्था का मंदिर है, वो केवल राम का मंदिर यहाँ मेरा प्रतिकार है। विवादित स्थल पर जो भी फैसला होगा वो सुप्रीम कोर्ट करेगा, और विवादित स्थल ये गलत बात है। उस जगह पर भारत की जनता नहीं चाहती, भारत की जनता सुप्रीम कोर्ट के ऊपर देख रही है। ये बात गलत है। समाजवादी पार्टी ने बड़े दिन पर बड़े फैसले लिए हैं। एक तरफ जहां दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री ओमपाल नेहरा को राम का नाम लेने पर बर्खास्त कर दिया गया, वहीं पार्टी विरोधी गतिविधियों पर 3 और नेताओं पर गाज गिर गई। इन जो बर्खास्तगी और निलंबन की जो कार्रवाई हुई है, इसके पीछे की असली वजह क्या है वो हम जानने की कोशिश करते हैं। डंग साहब, सबसे पहले आपके पास आएंगे। जो समाजवादी पार्टी ने आज कार्रवाई की है, बड़ी कार्रवाई की है, एक तरफ दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री ओमपाल नेहरा, दूसरी तरफ 3 ऐसे नाम हैं जिसमें आनंद भदौरिया जो कोर टीम में रहे हैं, यानी बहुत खास रहे हैं। अखिलेश यादव के एक तरह कहा जाता है वो सहपाठी भी रह चुके हैं। सुनील यादव जो कि वो भी अखिलेश यादव के काफी खास रहे हैं पार्टी विरोधी गतिविधियों पर, और सुबोध यादव, इन तीनों को हटाया गया है। क्या इसको माना जाए कि इस वक्त समाजवादी पार्टी ऑपरेशन क्लीन चला रही है, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं लग रहा है कि बीजेपी जो है वो उसमें आंतरिक कलह इतना ज्यादा है कि समाजवादी पार्टी अगर अभी से अपने ऑपरेशन क्लीन चलाएगी तो आगे चल के 2017 में उसकी संभावनाएं बहुत ज्यादा प्रबल हो जाएंगी? देखिए, ये उनका आंतरिक मामला है। हाँ। अगर उन्होंने अनुशासन की कार्रवाई की है तो उसके पहले उसका कोई बैकग्राउंड रहा होगा, ये पहली घटना नहीं होगी जी। और मैं इस पर किसी प्रकार का कमेंट करना इसलिए उचित नहीं समझता हूं कि जब मैं उनके अंदर के घर का हाल नहीं जानता। हाँ। राजपूत जी ये क्लेम कर सकते हैं, भाई साहब शबी साहब भी क्लेम कर सकते हैं। मैं सच बता दूं आपको, मिश्र जी को भी नहीं मालूम है कि वो क्यों हटाए गए, उनका बैकग्राउंड क्या। सच्चाई है
अब देखिए यही सबसे बड़ी गठबंधन की बात है कि सुरेश राजपूत के ऊपर आरोप, शबी हैदर के ऊपर आरोप, लेकिन संजीव मिश्रा जी को श्री डंग साहब पूरा बचा रहे हैं। पूरी बात कहने नहीं देंगे साहब। ओमपाल नेहरा जी को हटा के केवल एक मैसेज दी गई है। हाँ। ये मैसेज दी गई है कि सपा में रह के हिंदू हो या मुसलमान, अगर मंदिर का राम का नाम ले लेगा तो उसे कान पकड़ के बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। और इसका सबसे बड़ा दुष्परिणाम ये होने वाला है कि जो हिंदू राम के नाम में विश्वास करते हैं और समाजवादी पार्टी के साथ अब तक जुड़े थे, ये सब एक न एक दिन इनको नमस्कार करके चले जाएंगे और कहेंगे कि आजम खां और आप मिलकर के सरकार बना लीजिए। चलिए संजीव मिश्रा जी, जिस तरह से आज का दिन रहा है, इसके अलावा नेताजी की जो राज है वो 1 दर्जन मंत्रियों पर और गिर सकती है। उनको पार्टी से बाहर निकालने तक का अल्टीमेटम दे दिया गया है। इसमें पंडित सिंह का भी नाम शामिल है, महबूब अली, जिनको एक महत्वहीन विभाग देके अब धीमे धीमे साइडलाइन करने की कोशिश की जा रही है और उनको भी अल्टीमेटम दे दिया गया है, एक लास्ट वार्निंग के तौर पर दिया गया है। क्या माना जाए कि इस वक्त समाजवादी पार्टी ऑपरेशन क्लीन चला रही है 2017 के मद्देनजर? देखिए 2017 में हमें फिर से बड़े पैमाने पर जीत करके आना है। इसमें ऑपरेशन क्लीन की बात नहीं है। कहीं अगर अनुशासनहीनता होगी, जब इतना बड़ा संगठन हो जाता है, बड़े पैमाने पर जीतने का हमारा लक्ष्य है, तो उसमें निश्चित रूप से कहीं ना कहीं छोटी मोटी घटनाएं होती रहती हैं। लेकिन डंग साहब जिस तरीके से भविष्यवाणी कर रहे हैं, बहुत बड़े संजीव मिश्रा जी, देखिए संजीव मिश्रा जी, सवाल यहाँ पर इसलिए हम उठा रहे हैं क्योंकि जिस दिन से समाजवादी पार्टी की सरकार बनी है, आपने डंग साहब को बोलना दिया, समाजवादी पार्टी की सरकार बनी, बहुत बड़े ज्योतिषी हैं, बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य हो गए। उनको आपकी कहीं कोई भी हिंदुस्तान में कहीं मंदिर बने तो मैं समझता हूं उनको चटाई बिछा करके बैठना चाहिए और इनको सारे दलों राजनीतिक दलों के बारे में लैंड ग्रैबिंग करनी है, कानून व्यवस्था की ऐसी तैसी करनी है, अपहरण करने हैं, बलात्कार करने हैं। वो तो व्यापम घोटाला जो चल रहा है, व्यापम घोटाला, चिट्ठी घोटाला, जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से पाकिस्तान के झंडे लहराए जा रहे हैं, पाकिस्तान की जिंदाबाद हो रही है, किस तरीके की हालत हो रही है, उसके बाद आप उत्तर प्रदेश की सरकार जिसने विकास किया उसके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। संजीव मिश्रा जी, आपकी पार्टी से जुड़ा प्रश्न पूछ रहे हैं, इसलिए जाहिर तौर पर अगर आप अपनी पार्टी से जुड़ा वो उसका जवाब दे तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि इस वक्त आरोप प्रत्यारोप ना हो और जो हम सवाल कर रहे हैं उसका आप जवाब दे दीजिए कि ये ऑपरेशन क्लीन जो चला रहे हैं 2017 के मद्देनजर चला रहे हैं, आप कह रहे हैं ऐसा नहीं है, लेकिन जब से सरकार बनी है तब से आपके नेताओं और कार्यकर्ताओं पर दाग लगते रहे हैं, तब इतनी बड़ी कार्रवाई नहीं की गई, इतने नोटिस नहीं दिए गए, अब कार्रवाई की जा रही है, तो जाहिर तौर पर यह प्रश्न उठ रहा है। वो तो मानते हैं दाग अच्छे हैं। देखिए जिला पंचायत के अध्यक्षी का चुनाव बहुत अहम है। उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर समाजवादी पार्टी को जीत के आना है और वो चुन करके प्रत्याशी घोषित किए जा रहे हैं जो जीत करके आएंगे। इसमें 1-2 में अगर सफल हो जाता तो ऐसा नहीं कि ऑपरेशन क्लीन चल रहा है। ऑपरेशन क्लीन नहीं चल रहा, बल्कि 2017 का लक्ष्य हम समाजवादी पार्टी पूरा करेगी। अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में इस बात की अभियान और इस बात की मुहिम चल रही। चलिए संजीव मिश्रा जी कह रहे हैं ऑपरेशन क्लीन नहीं चल रहा है, सिर्फ पंचायत जो अध्यक्ष हैं उनके लिए ये अभियान चलाया जा रहा है। 2017 लक्ष्य है लेकिन अभी नहीं। बिल्कुल, देखिए जो भी पूरी कवायद हो रही है और अपनों पे अगर गाज गिराई जा रही है तो उसके लिए लक्ष्य है जिला पंचायत का अध्यक्ष ही है। लेकिन ये समझ में ना आने वाली बात है कि मनोज पारस की पत्नी, एक विधायक की पत्नी चुनाव लड़ रही है, रुचि वीरा सिंह उनके पति चुनाव लड़ रहे हैं, दोनों आपस में आमने सामने। तो जो टिकट का बंटवारा हुआ है आखिर वो उसमें लोचा कहाँ पे हुआ है। और समाजवादी पार्टी को आज अगर एक विद्रोह का या एक आंतरिक कलह का विद्रोह कहना तो गलत होगा, एक अगर आंतरिक कलह का सामना करना पड़ रहा है तो इस कलह से बचा जा सकता था अगर जो पंचायत के जो अध्यक्ष के जो अब जैसे माया यादव हैं, लखनऊ से उनका टिकट हुआ था, विजय बहादुर यादव की पत्नी है, उनका टिकट फाइनल हुआ, काट दिया गया। कहा यह जा रहा है कि सुनील जो राजन है इनके कारण उनका टिकट कटा था। फिर बाद में वो आए, नेताजी के सामने सफाई पेश की तो जिसका टिकट दिया गया था उसको टिकट हटा दिया गया, माया देवी को फिर से जो है माया यादव को फिर से टिकट मिल गया। तो आखिर ऐसे क्या कारण है? अगर 20 लोकसभा माफ कीजिएगा मुझे, अगर जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव इतना सीरियस है, इतना बड़ा है, तो यकीनी तौर के ऊपर पार्टी को जो लिस्ट है जारी की है उसको जारी करने से पहले तमाम बिंदुओं पर सोच समझना चाहिए था और उसके बाद फिर एक फाइनल तब ये स्थिति ना बनती।
सुरजीत सिंह जी आपके पास आएंगे। देखिए पार्टी जी थरथराई हुई है। जी सुरजीत जी, सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है, एक और मुद्दा जो हमने समाजवादी पार्टी अंदर से थरथराई हुई है चर्चा के लिए कि पार्टियों में आंतरिक लोकतंत्र क्या अब बचा है? जिस तरह से आपकी पार्टी में कीर्ति आजाद ने अपनी बात बोली तो उनको पार्टी से निकाल दिया गया, समाजवादी पार्टी में नेहरा साहब ने अपनी बात बोली तो उनको पार्टी से निकाल दिया गया। तो अब लोकतंत्र बचा है कि नहीं, कि पार्टी बस कहती रहेगी कि हमारे पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र है, लेकिन अगर कोई भी नेता कुछ बोलेगा पार्टी लाइन से अलग बोल के उसको निकाल दिया जाएगा? दोनों तुलिका जी, दोनों घटनाओं में बहुत अंतर है जी। यहाँ एक समाज के लोगों को कहा गया कि दूसरे समाज के लोगों के साथ सौहार्द दिखाते हुए और आप मंदिर निर्माण में मुस्लिम भाई और मस्जिद निर्माण में अपनी बात बोलना कहाँ गलत है, ये बताइए। अपनी बात बोलना क्या गलत है? गलत कह रहे हैं। नहीं, अगर मेरा बयान दिखाया जाता तो निश्चित रूप से हमें किसी से सीखने की आवश्यकता नहीं। उन्हें बार बार चेतावनी दी गई, उन्हें बुला करके प्रार्थना की गई, मगर फिर भी अगर आप पार्टी का अनुशासन तोड़ेंगे तो इसके सिवा पार्टी के पास क्या रास्ता है कि ऐसे अनुशासनहीन आदमी को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए? यहाँ तो नेहरा जी को 1 घंटे की मोहलत नहीं दी गई, उनसे पूछा भी नहीं गया। कीर्ति आजाद का कहा गया भाई ये क्यों बोले? बहुत अंतर है दोनों घटनाओं में। जी सुरेंद्र राजपूत जी 2-3 बातें बड़ी महत्वपूर्ण है। डंग साहब ने बहुत महत्वपूर्ण कही कि जो शख्स पिछले 10 साल से डीडीसीए के भ्रष्टाचार से लड़ रहा था, जिसका नाम कीर्ति आजाद है, जिसने कहीं पर भी श्री अरुण जेटली का नाम भी नहीं लिया, ना लोकसभा में नाम लिया ना बाहर नाम लिया, उसने कहा 10 साल से मैं लड़ रहा हूं। मेरा तो एक ही प्रश्न है भारतीय जनता के तोता चश्म जो एक तरीके से चीजें हो गई हैं अमित शाह के यहाँ पर दिल्ली में, कि साहब ना तो उसको कोई नोटिस दिया, न उनको कोई बात कही, न कोई उनके खिलाफ कोई चीज आई, और उसके बाद उनको पहले ही दिन सस्पेंशन थमा दिया गया, जिसको कहते हैं कि मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, क्या मेरे हक में फैसला देगा। आज कीर्ति आजाद ने उस भ्रष्टाचार की आवाज उठाई, जिस भ्रष्टाचार की आवाज के नाम पर, झूठे नाम पर कांग्रेस पार्टी से इन लोगों ने लड़ाई लड़ी, चाहे विवेकानंद फाउंडेशन के नाम पर आप पार्टी का उदय कराया हो, चाहे विवेकानंद फाउंडेशन के नाम पर अन्ना हजारे को लाए हो, ये सारी की सारी चीजें जो इन लोगों ने की, आज वही कीर्ति आजाद इनके लिए बेकार हो गए हैं, क्योंकि वो भ्रष्टाचार और अरुण जेटली के भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। तो ये तो बात हो गई इनके दोहरे चरित्र की, दोहरे मानदंड की। और दूसरी तरफ एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात है तुलिका, आज देखिए प्रधानमंत्री जी जिन्ना साहब के बर्थडे पर पाकिस्तान जा रहे हैं, पाकिस्तान को नेपाल की तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, और आज की डेट में भारत की विदेश नीति नेपाल को पाकिस्तान की तरीके से ट्रीट कर रही है। यह भारतीय जनता पार्टी का जो दोहरा चरित्र है, इसको कहीं ना कहीं उजागर करने की जरूरत है। फिर हम मुद्दे से भटक रहे हैं, मुद्दे पे ही बने रहे हैं, क्योंकि अब समय हमारे पास बहुत कम बचा है। डीडीसीए की पूरी इंक्वायरी, ये नहीं, इसका उत्तर देना आवश्यक है तुलिका जी। डीडीसीए के मामले में पूरी इंक्वायरी कांग्रेस के केंद्र में सरकार रहते समय हो चुकी है। एक बार नहीं 3 बार हुई है। खिलाफ बोल देने बिना नोटिस आजाद को पार्टी से निकाल दिया गया, वही किया गया, उनको भी बिना नोटिस दिए पार्टी से निकाल दिया गया। अगर हम आज की राजनीतिक पार्टियों को देखें, सियासी दलों को देखें, तो क्या पार्टियों में अपनी आवाज, अपनी बात कहना गलत है? उनको अपनी बात कहने पर पार्टी से निकाल दिया जाएगा। आंतरिक लोकतंत्र पार्टियों में खत्म हो चुका है। सवाल यहाँ पर ये उठा है, इस प्रकार की बात न करें। डंग साहब आपसे सवाल। ना अपील ना दलील, कोई इन्होंने कोई काम नहीं किया। कीर्ति आजाद जैसे सीनियर लोगों को इसका जवाब डंग साहब को देना चाहिए। और जिस तरीके से ये जाना चाहते हैं समाजवादी पार्टी का, तो मैंने पहले बताया कि इनका एक इंटरनल डायनेमिक्स की प्रॉब्लम है, और ये कल परसों में चीजें क्लियर होकर के आएंगी। देखिएगा आप कि ये 4 धड़े थे, एक धड़े को पसंद नहीं आया, चाहे आजम खान साहब को, चाहे शिवपाल जी को, जयराम गोपाल जी को, यही जानना पसंद नहीं आया इसलिए हटा दिया गया। क्या कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र बचा है?
कांग्रेस का आंतरिक लोकतंत्र, सोनिया जी के खिलाफ राजेश पायलट जी चुनाव लड़ते हैं, जितिन प्रसाद जी चुनाव लड़ते हैं, इससे बड़ा लोकतंत्र की आपको, और उन्हीं के बेटे मिनिस्टर रहते हैं, राजस्थान के कांग्रेस के अध्यक्ष होते हैं, इससे बड़े लोकतंत्र की आप बात क्या करेंगी? लेकिन सोनिया जी को कांग्रेस पार्टी जो है कहीं ना कहीं लोकतंत्र की तो नहीं बताया राजपूत जी, आपने जो बात की है इसका हम जवाब दें आपको। लेकिन जब लोकसभा चुनाव में बीजेपी कांग्रेस को बहुत कम सीटें मिली थी, 42 सीटें मिली थी, उसके बाद पार्टी के कई नेता थे जिन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ बोला था और उनको अपनी आवाज बुलंद करने का खामियाजा पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा के मिला था। ये सब जानते हैं, इसलिए जो बातें आप कह रहे हैं वो इतिहास है, लेकिन जो प्रत्यक्ष नजर आ रहा है वो ये है कि कांग्रेस भी उसी परिपाटी में चल रही है। फिलहाल चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। समय अब खत्म हो चुका है। सुरजीत सिंह डंग साहब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। संजीव मिश्रा जी आपका भी धन्यवाद। शबी हैदर आपका भी धन्यवाद। इस वक्त उठापटक की स्थिति बनी हुई है। जिस तरह से समाजवादी पार्टी लगातार अपना ऑपरेशन क्लीन चला रही है, बड़े फैसले ले रही है, यही हाल सारे राजनीतिक दलों का है, क्योंकि आंतरिक लोकतंत्र खो चुका है। अब 2017 की तैयारी में हर पार्टी नजर आ रही है। आज का मुद्दा में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़।